नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। इसके पहले जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं फंडामेंटल राइट पर, वो आर्टिकल 18 तक अर्थात समानता के अधिकार तक कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 15 और 16 में कुछ बातें, उसमें जो आरक्षण संबंधी प्रावधान थे, उसको आज मैं यहाँ डिस्कस करेंगे। उसको स्किप करके फिर आगे नहीं जाया जा सकता है, चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जा सकता है वो समानता का अधिकार। इसलिए आज उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण है। कैसे दिया गया, आरक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या हुआ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाया है रिजर्वेशन, और किन उद्देश्यों के लिए रिजर्वेशन की नीतियाँ बनाई गई, पॉलिसी, उसको हम आज देखने का प्रयास करते हैं। और डायरेक्ट हम यह इस प्रावधान और पृष्ठभूमि पे न आके कि रिजर्वेशन का बेस क्या है, आधार क्या था, वहाँ पे न आके पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आरक्षण का उद्देश्य क्या था, किस वजह से वह नीतियाँ बनाई गई जो है भारतीय संविधान में। तो रिजर्वेशन के उद्देश्य को अगर एक बार हम समझ लेंगे तो आगे के टॉपिक को इवेल्युएशन करने की थोड़ा सा माइंड में मैप बन जाएगा कि क्या यह सही रास्ते पे चल रहा है, या जो संशोधन किए गए वो किन बेस पे किए गए, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। और सर्वप्रथम ये टॉपिक आरक्षण का क्या गोल था, क्या उद्देश्य था, आरक्षण की पॉलिसियाँ बनाते समय, रिजर्वेशन पॉलिसी बनाते समय क्या संविधान निर्माताओं के द्वारा उद्देश्य रखा गया था, सोचकर उनका दर्शन क्या था, यह समझने का प्रयास करते हैं हम इस चैप्टर में। आपके आइए देखते हैं कि रिजर्वेशन की पृष्ठभूमि से पहले हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था, क्या गोल है। दरअसल रिजर्वेशन जब प्रारंभ किया गया तो यह देखा गया कि जो इसके पहले दलित जातियाँ थी या जिनको जरूरत थी, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, वो वंचित समाज था। वंचित वर्ग ऐसा वर्ग था जिनका भविष्य में औपनिवेशिक भारत से लेकर और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी उनका शोषण होता रहा है। आप इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दलित समाज का, दलित वर्ग के व्यक्ति के साथ और उनका समाज में क्या रिप्रेजेंटेशन था, क्या प्रतिनिधित्व था, सबसे कम था, और उनका शोषण व्यापक तौर पे होता रहा। इसके लिए संविधान निर्माताओं के द्वारा यह बात रखी गई कि इस वर्ग को रिजर्वेशन उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिया जाए। आइए देखते हैं कि आरक्षण पॉलिसी का क्या उद्देश्य है। पहला एक पॉइंट है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, अर्थात उनका सोशल रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान बनाया गया। जो गोल था उनका सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। इसका तात्पर्य यह है कि वंचित वर्गों के आत्मविश्वास में वृद्धि। यह कैसा होगा, कैसे होगा कि जो वंचित वर्ग है, समाज के निम्न पायदान, हाशिए पर स्थित व्यक्ति है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे होगी, जब उनका समाज में सोशल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक बराबरी का दर्जा मिलेगा, वो जिस वर्ग में अन्य वर्गों की भांति बराबरी के मौके में साथ खड़े रहेंगे तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट होगा और इंक्रीमेंट होगा। तो पहला टॉपिक यही है कि वंचित वर्गों के आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। और अन्य लोगों के सोच व व्यवहार में बदलाव। अन्य लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव कैसे होगा कि जो दलित समाज का व्यक्ति या अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति जो पहले से सवर्णों या अन्य जातियों के पीछे उनके कर्मों के आधार पर जो वर्ग विभाजन था, ऋग वैदिक काल से आप देखते आ रहे हैं, पहले वर्ग हुआ, वर्ग के बाद विभिन्न जातियाँ आई, तो इनका जो विभाजन हुआ वो कर्मों के आधार पर हुआ जातियों का। तो उनका काम ही था कि जो सवर्ण वो उच्च वर्ग हैं उनकी सेवा में तत्पर रहना, आगे दास्ता का शिकार रहते थे, गुलामी का शिकार रहते थे, बंधुआ मजदूरी जैसे बातें रहती थी। तो उन चीज़ों को अगर जो व्यक्ति एक समाज से निकल कर एक बराबर के दर्जे में आएगा, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऊंचे ओहदे पे है, पोस्ट पे, और उसी के साथ अगर दूसरा एक दलित समाज का व्यक्ति या अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति साथ में खड़ा हो गया आरक्षण संबंधी प्रावधान से बेनिफिट लेके, तो अन्य लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आएगा उसको देख कर कि आज जहाँ हम खड़े हैं वहीं वह भी खड़ा है, वहीं उस जगह वह भी पहुंच चुका है। तो इस तरीके से उनके सोच और व्यवहार में, अन्य लोगों के सोच और व्यवहार में उनके प्रति बदलाव आएगा। इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था रिजर्वेशन। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करना, सोशल एम्पावरमेंट को मजबूत करना। उसका तात्पर्य यह है कि वंचित वर्गों के लिए संवेदनशील नीतियों का निर्माण, अर्थात जो हाशिए पर स्थित अंतिम पायदान पे व्यक्ति है, वंचित वर्ग है, वह चाहे ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, जो भी डिप्राइव पर्सन थे, उनके लिए संवेदनशील नीतियों का निर्माण, अर्थात निर्णय निर्माण में भागीदारी। जो
कार्यपालिका के द्वारा, संसद के द्वारा नीतियां बनाई जाएंगी, उनके लिए एक अलग सी नीतियां बनाई जाएंगी और उस निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी हो। आरक्षण 3 आधार प्रारूप में मिलता है भारत में, नामांकन में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण। जब तीनों में उनका जो है अगर निर्णय निर्माण में भागीदारी होगी तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट होगा, अर्थात सोशल एम्पावरमेंट को मजबूत करना। जो वंचित वर्ग, हाशिए पर स्थित व्यक्ति है अंतिम पायदान पे, उसके लिए एक अलग नीतियों का निर्माण करते हुए और निर्णय निर्माण में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है सोशल जस्टिस, अर्थात सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का मतलब कि हाशिए पर स्थित व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सबका डेवलपमेंट हो, जो है सबका विकास हो। इस तात्पर्य से आरक्षण की पॉलिसी लागू की गई थी, अर्थात हाशिए पर स्थित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से, डेवलपमेंट की मुख्य धारा से उनका जुड़ाव कायम हो। अगर वह समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएगा तो उसके अंदर एक अलगाव की भावना आएगी, उनका संविधान पे और सरकार पे विश्वास कम होगा, तो एक वो अलग जाएंगे। अगर अलग उनके अलगाव होगा तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण कायम नहीं हो पाएगा और समाज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए अलगाव के स्थान पर समावेशन की बात की गई, जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ावा मिलेगा इससे। फिर सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना, अर्थात सरकार की वैधता स्वीकार हो। अर्थात यह बात यह कह रहा है कि अगर उनका सोशल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी तो उनका सरकार में विश्वास होगा और यह कायम होगा कि सरकार की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्ट करेंगे वो कि सरकार हमारे लिए सही काम कर रही है, हमें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम कर रही है, हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरा, संविधान में उनका विश्वास कायम होगा। जो वंचित वर्ग था, अगर उनका संविधान में या फिर सरकार में विश्वास कायम नहीं होगा तो वो एक अलगाव के रास्ते पर चलेंगे, जिससे कि संप्रदायवाद की धारणा मजबूत होती। इस चीज से बचने के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान को इस गोल के साथ लागू किया गया था। पहला एक जो हेडिंग, आप इसको नोट कर लीजिए, बेहतरीन कंटेंट है, कहीं ना कहीं काम देगा आपको। अगर कोई भी पूछ लेगा कहीं कि क्या उद्देश्य था, क्या गोल था आरक्षण का, बिल्कुल आप बता सकते हैं एक लाइन में कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, यह आरक्षण का उद्देश्य था। क्या रिजर्वेशन इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सका है, यह डिबेट का मुद्दा है। आगे पक्ष और विपक्ष पे हम डिस्कस करते हुए क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या जुडिशरी का रोल होना चाहिए, क्या कार्यपालिका को इसमें संशोधन करना चाहिए, क्या जो रोहिणी समिति के अनुशंसाएं हैं उसके अनुसार क्या कुछ प्रभुत्व जातियां हैं या कुछ मजबूत क्रीमी लेयर जो पर्सन हैं वही इसका फायदा ले पा रहे हैं कि नहीं, और भी जातियां इसका फायदा ले पा रही हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ा उनका हो रहा है कि नहीं, यह आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर में हम आपको इससे अवगत कराएंगे। आइए देखते हैं कि आरक्षण की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी, उसका बेस ग्राउंड कहाँ से तैयार हुआ कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या कहाँ से शुरुआत हुआ रिजर्वेशन का। 1902 में साहू जी महाराज द्वारा कोल्हापुर, महाराष्ट्र का एक स्थान है कोल्हापुर में, उसमें गैर ब्राह्मण जातियों को 50% आरक्षण दिया गया। सर्वप्रथम 1902 में साहू जी महाराज द्वारा कोल्हापुर के जो SC ST जातियां या OBC को, अर्थात गैर ब्राह्मण जाति को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया, सर्वप्रथम साहू जी महाराज द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। उसके बाद आपको पता है जो भी अधिनियम बने हैं संवैधानिक विकास के दौरान, 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल की धारणा आई। इसमें क्या हुआ कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल तैयार किया गया, जिसमें सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार होगा और मुस्लिम मतदाता ही उसको मत दे सकता है। यह 1909 के अधिनियम में आया पृथक निर्वाचक मंडल की धारणा। इसमें जो मुस्लिम समुदाय था, अल्पसंख्यक समुदाय था, उसके लिए एक अलग प्रतिनिधित्व होगा और जो है प्रतिनिधि होगा, और उसी को एक मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति ही उसको मतदान दे सकता है, अर्थात पृथक कर दिया गया उनको आरक्षण देने के लिए। एक अलग संप्रदाय के लिए निर्वाचक मंडल की धारणा यहाँ आई 1909 में। उसके बाद 1919 के अधिनियम में आया, सिख और ईसाई को भी पृथक निर्वाचक मंडल जैसे मुस्लिमों को दिया गया था, उसी तरीके से भारत के सिख और ईसाइयों को पृथक निर्वाचक मंडल के तहत एक अलग आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। फिर आया, आप समझ सकते हैं, 1932 में पूना
पूना पैक्ट की धारणा कैसे आई? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है उसमें गांधी जी या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। सेकंड में गांधी जी द्वारा ओनली एक पर्सन, आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधि था, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को नामित किया गया आईएनसी की तरफ से, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और उसमें वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंधित बात कर रहे थे। उसी में यह बात हुई कि महात्मा भगत सिंह और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की चर्चा हुई, लेकिन और जो भी जमीनें कब्जा की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह कहा गया गांधी जी के द्वारा कि इनको लौटा दिया जाए, टैक्स जो ले रहे थे वो कब्जा करके, और उसमें यह बात रखी गई कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा सब बातें मान ली गई, एक बात उसमें नहीं माना गया कि भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया उनके द्वारा, कि जो हिंसक प्रवृत्तियों में जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको नहीं छोड़ा गया इसमें। और यहीं पे 1932 में पूना पैक्ट आया। पूना पैक्ट आने के पीछे जो लॉजिक रहा वो कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में ही एक सांप्रदायिक अवार्ड ले आया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो फूट डालो और राज करो की नीति, औपनिवेशिक जो विचारधारा थी अंग्रेजों की, वो यही थी कि फूट डालो और राज करो की नीति। उसमें दलित समाज के लिए जैसे मुस्लिम, अल्पसंख्यक और ईसाइयों को अलग से निर्वाचक मंडल में आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया था, उसी तरीके जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति थी, इनको एक अलग से आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया। इनको हिंदुओं से एक अलग करके आरक्षण देने का प्रावधान रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और राज करो की नीति। यह औपनिवेशिक एक मुट्ठी भर अंग्रेज जो है एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हुए इतने बड़े भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके थे। उनकी स्ट्रेटजी जो थी, कहा जाता है कि अगर स्ट्रेटजी सही हो तो वो संभव हो सकता है। और उस समय जो भारत का समाज था वो विभिन्न जाति वर्ग में विभाजित था, एकीकरण की अभाव था, इसलिए उसका फायदा उठाते हुए वह दलित समाज को अलग करने के लिए हिंदुओं से एक कम्युनल अवार्ड ले आया गया और उसके द्वारा एससी और एसटी को एक अलग संप्रदाय बनाते हुए हिंदुओं से अलग करते हुए उनको आरक्षण देने संबंधित प्रावधान लाया गया। उसी समय गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद बातें नहीं बनी तो पुनः से स्वतंत्रता की बात की गई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन जब बात नहीं यह कायम हो सकी, अंग्रेजों के द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका, तो पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का विचार किए। पूना पैक्ट का जो बेस बना वो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विचार किया जा रहा था, उसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो यह मैटर आया वो 16 अगस्त, जो कम्युनल अवार्ड आया वो 16 अगस्त 1932 में। तो जब कम्युनल अवार्ड आया तो उस समय गांधी जी पूना के यरौदा जेल में थे। गिरफ्तार करके उनको पूना के यरौदा जेल में डाल दिया गया था। उसके जस्ट बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक कम्युनल अवार्ड लिया गया। उसे सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है, जिसमें एससी और एसटी के लिए एक अलग से आरक्षण, जैसे कि 1909 में अल्पसंख्यक के लिए दिया गया था अलग से सांप्रदायिक अवार्ड की तरह, उसी तरीके पे 16 अगस्त 1932 को एससी एसटी को हिंदुओं से अलग करते हुए उनको अलग से निर्वाचक मंडल बनाया गया। यह फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था ब्रिटिश के द्वारा। इस पक्ष में जो है भीमराव अम्बेडकर इस पक्ष में थे कि जो दलित समाज है उनको एक अलग से आरक्षण संबंधित प्रावधान दिए जाए, क्योंकि वो औपनिवेशिक दासता से पहले से ही शोषित समाज के व्यक्ति थे। इसलिए अम्बेडकर का इसमें मतभेद था कि उनको यह दिया जाए, सही किया जा रहा है। लेकिन वहाँ उसी समय गांधी जी उस समय पूना के यरौदा जेल में थे। उनको जब बात ये पता चली तो भूख हड़ताल पर बैठ गए वहाँ। और 1932 की बात थी, उस समय गांधी जी की उम्र लगभग 1869 से आप जोड़िए तो 55 पार कर चुके थे, 55 के लगभग। तो जो व्यक्ति, और सितंबर का माह था, सितंबर में ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में रहती है ज़्यादा, बार बार प्यास लगती है, तो इस वातावरण में वो जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए और काफ़ी लंबे समय तक वो भूख हड़ताल पे रहे। तो इस संशय का सामना करना पड़ा
भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि कोई अनहोनी की घटना न घटित हो। इसमें जो मध्यस्थता की बात की गई, समझौता दोनों में, गांधी जी यह चाहते थे कि जिस समय अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समुदाय को 1909 में अलग किया गया था एक अलग निर्वाचक मंडल के द्वारा, उस समय वो भारत में थे नहीं। उनका प्रादुर्भाव भारत में 1915 के बाद हुआ, लगभग जो है 1915 के बाद वो यहाँ आए। तो उनका कहना था कि उस समय हम थे नहीं, इन्होंने हमारे भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को हमसे अलग किया, ईसाइयों को अलग किया, लेकिन अब हमारे रहते हुए ऐसा संभव नहीं होगा। तो इस कारण से वो यरोदा जेल में ही भूख हड़ताल पे बैठ गए। इस संशय और समाधान को निकालने के लिए इस मुद्दे का मदन मोहन मालवीय के द्वारा मध्यस्थता की गई। मदन मोहन मालवीय, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ कि आपको इस तरीके से आरक्षण नहीं दिया जाएगा दलित समाज को, बाद में इनको एक जनरल जो रिजर्वेशन होती है समस्त पूरी सीटों में, उन्हीं में इनको दिया जाएगा। अलग से ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही इनको मत दे और मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुना जाए, इस तरीके से नहीं, जो जनरल रिजर्वेशन होता है इनको भविष्य में दिया जाएगा। तो गांधी, मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ। इसमें अम्बेडकर जो है मान गए इस बात पे। इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट, गांधी अम्बेडकर समझौता। गांधी जी द्वारा कहा गया कि भविष्य में एससी और एसटी के लिए, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो दलित समाज के लोग थे, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी के तथ्य पर एक जो है पूना पैक्ट के मामले में कहा जाता है, कहीं कहीं जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ लिखे रहते हैं एक दीवार में कि आरक्षण कोई भीख नहीं, यह पूना पैक्ट का वादा है। अर्थात दलित समाज के द्वारा यह बात कही जाती रही, अब भी कहा जाता रहा। जो रिजर्वेशन पे इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है, कहा जा रहा है बार बार कि रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल में संशोधन करके संविधान में, तो ऐसा नहीं है। जो एससी और एसटी समुदाय को दिया गया रिजर्वेशन था, या चाहे जो ओबीसी को दिया गया रिजर्वेशन था, वो एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए और तमाम निर्णय को सुनाते हुए तब आज यह कायम है। उसमें संशोधन किया जाए वो अलग का मुद्दा है, क्या उसमें किनको बाहर किया जाए, किनको अंदर किया जाए, समावेशन और निकासी की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। यहाँ जुडिशरी को अहम रोल निभाना पड़ेगा इसमें। लेकिन हम बिना टॉपिक से डाइवर्ट हुए इसी पे आते हैं कि पूना पैक्ट समझौता गांधी और अम्बेडकर में हुआ 1932 में। इसी में कहा गया कि आरक्षण कोई भीख नहीं, यह पूना पैक्ट का वादा है। फिर आज़ादी के बाद भारत में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया वो लोक नियोजन में दिया गया, सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 16 में, शिक्षण संस्थाओं में आर्टिकल 15 में, और राजनीतिक स्तर पे जो रिजर्वेशन दिया गया अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 विधानसभा में। यह आर्टिकल याद करने योग्य है। यहाँ जो है यह पॉइंट याद रखिए कि एससी और एसटी समुदाय को जो रिजर्वेशन दिया गया उसका बेस कहाँ पे है संविधान में, आर्टिकल 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आर्टिकल 15, और एससी एसटी संविधान जो एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो संविधान में ही 1950 में एक आदेश में ही दे दिया गया था। एससी को 15% और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान के लागू होते समय ही यह रख दिया गया था। अगर कभी यह बात पूछा गया कि क्या ओबीसी को संविधान में लागू होते समय ही रिजर्वेशन का प्रावधान था, तो ऐसा नहीं है। यह बात कहा गया था कि अगर राज्य चाहे, आर्टिकल 16 के 4 में, आर्टिकल 15 के 4 में यह बातें कही गई हैं, आर्टिकल 16 के क्लास 4 में और आर्टिकल 15 के क्लास 4 में, कि राज्य चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। पूना पैक्ट याद रखिए आप, बार बार यह प्रश्न आता रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट किस लिए किया गया था, उसका बेस क्या है, इस तथ्य को याद रखिएगा। और एससी और एसटी को जो संविधान में आरक्षण संबंधित प्रावधान थे वो 1950 में ही संविधान के लागू होते समय ही दिया गया था। एससी को 15% और एसटी को 7.5%। अब आइए देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कहाँ से हुई। जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उसके लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान क्या थे। दरअसल बार बार हम आपको कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 के क्लास 4 में यह बातें कही गई हैं, आर्टिकल 16 के क्लास 4 में कि यह राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी और दूसरा अनुच्छेद 340 में यह बात कही गई है कि यदि सरकार चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना सकती है या बना देगी। यह बेस बनता है
ओबीसी के लिए रिजर्वेशन संबंधित प्रावधान आगे कैसे कैसे आए, इसी बेस पे इन तीनों तथ्य पे यह बात आगे बढ़ी। अनुच्छेद 340 में यह बात कही गई है कि यदि सरकार चाहे तो ओबीसी कमीशन बना सकती है, बना दे। अनुच्छेद 340 यह बात, अगर कभी आपसे कोई तर्क करता है कि संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान था, तो 3 प्रावधान आप बता सकते हैं। आर्टिकल 15 की क्लास 4 में, आर्टिकल 16 की क्लास 4 में लिखा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और आर्टिकल 340 में साफ साफ लिखा है कि यदि सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग बना सकता है, ओबीसी कमीशन बना सकता है। इसी को तथ्य को मद्देनजर रखते हुए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर आयोग बना 1953। तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान थे वो 3 बेस पे दिया गया। आर्टिकल 15 के क्लास 4 और आर्टिकल 16 के क्लास 4 में यह बातें कही गई थी कि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और आर्टिकल 340 में साफ साफ यह बात कही गई है कि यदि सरकार चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना सकता है। तो इसी तथ्य को मद्देनजर रखती है 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, काका कालेकर आयोग बना। काका कालेकर आयोग की जो रिकमेंडेशन थी वो कहा गया कि जाति को पिछड़े वर्ग का आधार माना जाए, क्योंकि जाति ही जो पिछड़ी है वो आर्थिक आधार पे भी वही पिछड़े हैं। यह बात अगर जो कभी पूछा गया कि जो काका कालेकर आयोग थे वो उनका जो आरक्षण देने का आधार क्या था, तो वो कहें कि जात को पिछड़ा वर्ग का आधार मानना चाहिए, जात के आधार पे ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इसको गवर्नमेंट के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस क्रॉस का मतलब हम फ्लो चार्ट में लिख देते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्य नहीं हुआ, जो है अस्वीकार कर दिया गया गवर्नमेंट के बाद। उसके बाद सेकेंड ओबीसी आयोग जो दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना, वो 1979 में जनता पार्टी की सरकार, उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। अगर कभी यह बात दिमाग में रखिएगा कि जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना वह जनता पार्टी की सरकार में पीएम थे उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मंडल आयोग बना। मंडल आयोग की जो रिकमेंडेशन रही, उन्होंने कहा कि जात के आधार पर ओबीसी आयोग बनाया जाए, और विभिन्न वर्ग को विभिन्न जातियों में विभाजित किया गया। पिछड़े वर्गों को लगभग 4000 कुछ जातियां जो है भारत में पाई गई, और सभी को जात के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा इसके द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाए। लेकिन यह रिकमेंडेशन मंडल आयोग की सिफारिश जो है वह यहाँ लागू नहीं हो पाई। 1990 में जब बीपी सिंह के यहाँ लागू नहीं हो पाई, यह बात जो है यहाँ लागू नहीं हो पाई। 1979 में जब मंडल आयोग की रिकमेंडेशन, उस समय पीएम मोरारजी देसाई थे, तो यह बात लागू नहीं हो पाई, पेंडिंग में पड़ा रहा। लेकिन जब 1990 में बीपी सिंह द्वारा, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, और यही मंडल आयोग का सुझाव लागू हो गया, और यहीं से जातिगत राजनीति शुरू हो गई, मंडल और कमंडल की राजनीति। कुछ लोग जो है ये इसका विरोध करते रहे सवर्ण जाति, और जिनको आरक्षण मिला वो इसका समर्थन करते रहे। यहीं से जातिगत जो रिजर्वेशन में थी वो कास्ट पॉलिटिक्स पे आधारित हो गई। मंडल और कमंडल की राजनीति यहाँ शुरू हो गई। समर्थन और विरोध में सब अपना अपना तथ्य रखने लगे। इसी को देखते हुए 1991 में जैसे ही बीपी मंडल विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग के रिकमेंडेशन को लागू किए, जस्ट अगले ही लोकसभा के चुनाव में वो हार गए जो है पार्टी, फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बाद में जो है नरसिम्हा राव के द्वारा इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए ईबीसी को, अर्थात इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे, उनको यहाँ रिजर्वेशन दे दिया 10% का आरक्षण। तो जब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया, जो टोटल मान लीजिए सीट अगर हो 100, तो उसमें देखा गया कि एससी को पहले ही संविधान में पहले से ही 15% दिया गया था, एसटी को 7.5% दिया गया, ओबीसी को 27% दे दिया गया, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अगर 10% दे दिया गया, तो कुल मिला के टोटल कितना हुआ
59.5 अर्थात यह 50% से पार कर गया, लगभग 60% रिजर्वेशन ही कंप्लीट हो गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बाद में आया 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन जिसे मंडलवाद कहा जाता है, इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है आरक्षण, और जो आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया उसको अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसे मंडल आयोग या इंदिरा साहनीवाद कहा जाता है। इंदिरा साहनीवाद में, मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में, यह डेट याद रखिए, कभी कभी क्रोनोलॉजी कालक्रम में पूछ लेता है वाद वाइज कि यह कब आया था। इंदिरा साहनीवाद को मंडलवाद कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं एक्सीड कर सकती है और आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध घोषित कर दिया गया। और कैरी फॉरवर्ड नियम जो हम आपको इसके पहले बताए थे जब आर्टिकल 15-16 पढ़ा रहे थे कि कैरी फॉरवर्ड का जो नियम था उसमें यह कहा गया कि इसकी भी लिमिट जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। कैरी फॉरवर्ड की जो बैकलॉग भर्तियाँ होती हैं रिजर्वेशन की, उसको 2 वर्ष से अधिक आगे नहीं ले जाया जा सकता है और उसमें 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता है आरक्षण। इसके पहले 1992 में जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके पहले एक और मामला हुआ था 1963 में मैसूर में क्या हुआ था कि मैसूर के द्वारा गैर ब्राह्मण जातियाँ SC ST OBC को 75% रिजर्वेशन दे दिया गया था, लेकिन वहाँ 75% रिजर्वेशन के बाद उसको 68 कर दिया गया। जब 68% कर दिया गया था तो इसके पहले इसमें रिकमेंड कर दिया था जो है सुप्रीम कोर्ट कि आरक्षण की लिमिट जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है जो है। बल्कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिजर्वेशन का जो मूल उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक माध्यम है रिजर्वेशन, ना कि गरीबी को खत्म करने के लिए। आप गरीबी को खत्म करने के लिए अन्य आयाम भी मजबूत करिए। इसी तथ्य में कहा था जो है सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का माध्यम है। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में यह बातें कही गई थी। 92 में इंदिरा साहनीवाद, मंडलवाद जो आया वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करते हुए, जब बाद में नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को दिया गया, उसके विपरीत यह मामला गया इंदिरा साहनीवाद में। तो इसमें कहा गया कि यह जो 10% आरक्षण दिया गया है यह अवैध है, इसको इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया और कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो आरक्षण की लिमिट होती है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके पहले 1963 में बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में भी यह बातें कही गई थी कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। यह डिसीजन उसके पहले आया है। इस डेट को याद रखिए, UPPCS में कई बार पूछा गया है। केशवानंद भारतीवाद, बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद, गोलकनाथवाद और इंदिरा साहनीवाद, इस तरीके के बाद का एक क्रोनोलॉजी बना कि डेट वाइज वो ईयर वाइज पूछ लेता है कि कब कौन डिसीजन आया। 1963 में बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद, 1992 में इंदिरा साहनीवाद। यह दोनों आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। बालाजी में भी यही बातें कही गई थी पहले ही कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। जाति आरक्षण का एक प्रमुख आधार हो सकता है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। और रिजर्वेशन आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक माध्यम है। यह बातें पहले ही बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में कह दी गई थी। तो आज के टॉपिक में यहीं तक चलते हैं। आगे अभी एक टॉपिक लेक्चर इसका और लिया जाएगा। हम यह उम्मीद करते हैं आपसे कि इसको आप बहुत ज़्यादा कंटेंट न पढ़ के, हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है। जो डायमेंशन है, जो क्राइटेरिया है सिलेबस के, उसके अंडरटेकिंग रहते हुए और इसी के इर्द गिर्द रहना है। बस हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या हुई, उसका उद्देश्य क्या हुआ, उसके पक्ष विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं। बस इतनी ही चीज़ों को देखना है। बहुत ज़्यादा हमें विद्वान नहीं बनना है चीज़ों को लेकर। बस आप उसके सिलेबस के इर्द गिर्द रहिए। हमने आपको बताया कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है,
बहुत एक लाइन में अगर आप कभी लिख लीजिए कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड सोशल डेमोक्रेसी, तीन ही बातें हैं इसमें, चार, सोशल रिप्रेजेंटेशन, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड सोशल डेमोक्रेसी की को इस्टेब्लिश करना और सुनिश्चित करना, यही आरक्षण का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बाद में कैसे कैसे जो है आरक्षण की पृष्ठभूमि भारत में बनी, यह बात हम आपको बताएं। 1902, 1909, 1919, 1932 पूना पैक्ट, यह बात पूना पैक्ट की डेट याद रखिए, किसके किसके मध्य हुआ था। कभी कभी बहुत डीप में अगर क्वेश्चन गया तो इसमें पूछ लेगा कि इसकी मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी। ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इन तीनों लोग मिलकर आपस में समझौता करके पूना पैक्ट में गांधी और अम्बेडकर में समझौता हुआ। इसी में कहा गया कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। उसके बाद आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय में भारत में आरक्षण SC/ST को पहले से ही दिया गया है। इस बात को बिल्कुल कन्फर्म रहिए। कहीं भी अगर तथ्य पूछा गया कारण कथन में तो यह बात 100% सही है कि आज़ादी के समय ही 1950 में ही भारत में SC और ST को आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे। और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्या था, उसकी जो अगर कभी प्रश्न कोई भी आपसे कर लिया कि पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बेस आधार क्या है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 3 लाइन में कि आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है, आर्टिकल 16 के 4 में, आर्टिकल 15 के 4 अर्थात आर्टिकल 16 की क्लास 4, आर्टिकल 16 के क्लास 4 में, 15 के क्लास 4 और 16 के क्लास 4 में ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 340 में साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं कि यदि सरकार चाहे तो OBC आयोग बना सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रथम आयोग बना नेहरू के समय, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेकर आयोग जो है। उसके बाद मंडल आयोग बना। मंडल आयोग की रिकमेंडेशन कब लागू हुई, कब बना है, इस बात को रखिएगा। 1979 में बना और इसके रिकमेंडेशन को लागू किया गया 1990 में BP सिंह के द्वारा। यहीं से जातिगत राजनीति शुरू हुई, समर्थन और विरोध, कुछ लोग इसके समर्थन में रहे, कुछ लोग इसके विरोध में। मंडल और कमंडल की राजनीति यहीं से शुरू की गई। उसके बाद नरसिम्हा राव द्वारा है, वो 10% जो पिछड़ा वर्ग जो है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर था, उनको जो है 10% आरक्षण दिया, इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में आया इंदिरा साहनीवाद, 50% से ज़्यादा सीट नहीं कर सकता है आरक्षण, इन्होंने यह डिसीजन दिया। उसके पहले बालाजी राम मैसूर राज्यवाद आया, जिसमें बातें कही गई थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करने का माध्यम है। अगर आप गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं तो अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दें। बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। यह दोनों डिसीजन को आप याद रखिए। बाद में अभी बीच में आते रहेंगे केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, इन सब की डेट जो है ईयर वाइज आप याद रखिएगा। ईयर हमेशा पूछा जाता रहा है कि कब कौन सा आया है। आगे के लेक्चर में अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट और आरक्षण संबंधित क्या प्रावधान थे। प्रमोशन में आरक्षण दिया गया SC/ST को, यह बात हम आपको पहले ही बता दिए थे लगभग आर्टिकल 16 पढ़ाते समय ही, वहाँ एक बार क्लास जाके देख लीजिएगा। इसके बाद यह चर्चा रहेगी कि रिजर्वेशन क्या अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा है विगत 75 वर्षों में, और सफल रहा तो कितना सफल रहा, और किन किन जातियों को ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिल पाया, लोहड़ी समिति की अनुशंसा क्या थी, आगे इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए, यह सब बातें आगे हम इस पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसकी क्या रिकमेंडेशन है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम आशा करते हैं कि आपको यह क्लास, यह कंटेंट समझ में आया होगा। जहाँ कोई संशय की बात रहे आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे कि हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए आप तक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जा सके। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक उचित और फेयर कंटेंट पहुँचे, जिससे कि एग्जाम में आपको मदद मिले। अगर आपको हमारा चैनल सही लगे, हमारा कंटेंट सही लगे, तो हमारे चैनल को प्रमोट करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जैसे कि हमें ऊर्जा मिले और हमारा मनोबल बढ़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।